नमस्कार। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी, जो कक्षा 10 के अंतर्गत दे रखा है। उसमें हमने पहले महाजनपद काल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मौर्य वंश जो था, उस मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इससे पहले जो मगध साम्राज्य था उस पर राज्य जो करता था, राज जो करता था, वो था घनानंद। तो घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य इसका राजा बना था और ये चाणक्य के सहयोग से हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो 25 वर्ष का था, उसने वहाँ पर राज किया। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक उसका शासनकाल माना जाता है। इसके बाद देखते हैं हम कि 305 ईस्वी के अंदर सेल्यूकस निकेटर ने जब मगध पर हमला किया, तब उसको पराजित कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। पराजित करने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर है, उसकी पुत्री के साथ विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसकी पुत्री का नाम है हेलेना। और सेल्यूकस निकेटर ने एक अपना राजदूत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसका नाम है मेगस्थनीज, और इसकी पुस्तक है उसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। 298 ईस्वी के अंतर्गत भद्रबाहु से जो शिक्षा ग्रहण की थी, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य श्रावण बेलगोला, जो वर्तमान मैसूर के अंतर्गत है, वहाँ पे जाकर संथारा या सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र जो है वो है बिंदुसार। तो बिंदुसार राजा बनता है और बिंदुसार का शासनकाल 298 ईस्वी से लेकर 272 ईस्वी पूर्व माना जाता है। बिंदुसार को अमित्र चेट्स के नाम से भी जाना जाता है, भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी के नाम हैं। इसके बाद बात करते हैं बिंदुसार के कार्यकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने प्रथम अशोक को भेजा और दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तो सुसीम को उस विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। एक यहाँ पे बात कर लेते हैं, मुद्रा राक्षस पुस्तक का नाम है, जो विषाक्त दत्त की पुस्तक है। उसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न या वृषल कुल का माना गया है और मुद्रा राक्षस 7 अंकों में विभाजित है। आगे बात करते हैं, बिंदुसार जो था उसके कार्यकाल में 2 राजदूत जो हैं वो आए थे। एंट्रियोकस जो कि यूनानी राजा था, एंट्रियोकस प्रथम, उसने डाइमेकस राजदूत को भेजा था बिंदुसार के कार्यकाल में। फिलाडेल्फस टोल्मी द्वितीय जो मिस्र का राजा था, उसने डियानीसियस जो राजदूत हैं उसको बिंदुसार के कार्यकाल में भेजा था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो राजदूत आया था उसका नाम है मेगस्थनीज। आगे चलते हैं, बिंदुसार के बाद उसका राजा जो राजा बना था वो है अशोक, जो उसका पुत्र था। अब अशोक की बात करते हैं तो अशोक का कार्यकाल 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व माना जाता है। अशोक की बात करें तो अशोक की जो नाम है वो मुख्यतः है मास्की और गुज्जरा अभिलेख के अंतर्गत अशोक नाम लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है। अशोक के अन्य जो नाम हैं वो है देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। ये अशोक के नाम हैं जो उसकी उपाधि मानी जा सकती है, देवानाम या देवानाम प्रियदर्शी। इसके बाद बात करते हैं तो अशोक की जो रानी है या अशोक ने जो विवाह किया था
उसके अंतर्गत विदिशा जो राज्य है उसकी रानी थी विदिशा महादेवी। उस विदिशा महादेवी के साथ अशोक का विवाह होता है। कई पुस्तकों के अंतर्गत कारुवकी जो है उसके साथ विवाह बताया गया है। विदिशा महादेवी से एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त होते हैं, जिसका पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा, जो कि अशोक की पुत्र व पुत्री हैं। अशोक के कार्यकाल में ही उसके 8 वर्ष के उपरांत कलिंग युद्ध होता है, जो बहुत ही विनाशकारी युद्ध माना जाता है। इस कलिंग युद्ध की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। ये कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, कलिंग युद्ध कब होता है। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक में परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उसके गुरु जो हैं वो उपगुप्त माने जाते हैं। उपगुप्त से उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, जिसके कारण भेरी घोष को तो उसने त्याग दिया और धम्म घोष अपना लिया। ये धम्म घोष की जानकारी अशोक के दूसरे व 7वें अभिलेख में प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ जानकारी जो कि अशोक के बारे में हमें पता होनी चाहिए, इसमें देखते हैं हम धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या है? तो धम्म यात्रा जो है वो अशोक की जो मंत्री वगैरह होते थे उनको हर 5 साल के अंदर अशोक यात्रा के लिए भेजा करते थे। उसे ही हम धम्म यात्रा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाता है अनुसंधान। अनुसंधान जो है वो भी एक यात्रा के रूप में है। अशोक के कार्यकाल में राज्य के कर्मचारी जो हैं वो 5 वर्ष के अंदर यात्रा करने के लिए जाते हैं, जिसे अनुसंधान कहा जाता है। अगला आता है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र जो है वो है राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये धम्म महामात्र जो हैं वो कल्याणकारी कार्य करने के लिए, समाज में प्रचार प्रसार के लिए और परिवार की आर्थिक सहायताओं के लिए कार्य करते थे, जिसे हम धम्म महामात्र के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं अभिलेख। तो अशोक ने जो है वो कई शिलालेख और अभिलेखों का निर्माण करवाया। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली गुफा जो है उसका नाम है सुदामा, दूसरी है चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक जो है वो शिव के उपासक माने जाते हैं। ये जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी जो पुस्तक है कल्हण की। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न माने जाते हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। इस धम्म जो है उसके बारे में अशोक के दूसरे व 7वें अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के ही सांची अभिलेख और सारनाथ अभिलेख की जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सांची अभिलेख जो है वो रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। सारनाथ स्तंभ जो है वो वाराणसी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इस सारनाथ स्तंभ को राष्ट्रीय मान्यता 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक के बाद माना ये जा सकता है कि जो मौर्य काल था वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। अशोक के बाद जो राजा हैं वो
कुणाल जो है उनका नाम आता है। इसके अलावा जो है संपत्ति और दशरथ, ये जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अशोक के अभिलेखों के अंतर्गत जो लिपि ली गई है काम में, वो ब्राह्मी लिपि को भी काम में लिया गया और खरोष्टी लिपि को भी काम में लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, मौर्य काल के अंतर्गत प्रशासन व्यवस्थाएं किस प्रकार थी? तो माना ही जाता है मौर्य काल के दौरान जो प्रशासन था वो राजा पे निहित था, मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था इसके अंतर्गत मानी जाती है। संपूर्ण जो अधिकार हैं वो राजा को प्राप्त थे। इसके साथ साथ राजा को प्राप्त तो थे, लेकिन फिर भी इसे जो है निरंकुश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंत्री परिषद जैसी कुछ सभाएं देखने को मिलती हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौटिल्य जो थे उनके अर्थशास्त्र में, उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें है राजा, राजा के अलावा इसमें कोष, दुर्ग, सेना, जनपद, अमात्य और मित्र। ये जो 7 अंग हैं ये माने जाते हैं राज्य के। इसके बाद बात करते हैं उपधा परीक्षण। ये उपधा परीक्षण क्या होता था? तो कोई भी मंत्री या पुरोहित जो नियुक्त किए जाते थे उनका निरीक्षण, उनकी जांच की जाती थी, उनकी नैतिकता की जांच होती थी, वो राजा के द्वारा की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। इसमें देखते हैं आगे सन्निधात, या जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है, ऐसे 26 पद थे। ये जो है वो एक मंत्री के रूप में कार्य करते थे। विभिन्न विभागों के कोष गृह जो होते थे उनमें ये अध्यक्ष थे। अब इनमें बात कर लेते हैं। एक है शीताध्यक्ष जो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त किया जाता था। फिर है पणुयाध्यक्ष जो व्यापार के लिए है। सूत्राध्यक्ष जो कताई व बुनाई के कार्यों के लिए अध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष था। लूनाध्यक्ष जो कि बूचड़ खाने के अध्यक्ष माने जाते थे। विविताध्यक्ष जो चारागाह के अध्यक्ष थे। लक्षणाध्यक्ष जो कि मुद्रा की जो जानकारी है या मुद्रा की जो बनावट है उसे बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। आगे देखते हैं केंद्रीय प्रशासन जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में अगर देखें तो 18 विभाग, उन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्यतः मंत्री, पुरोहित व सेनापति हुआ करते थे। इसी में आगे चलते हैं हम तो आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासनों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें 5 अलग अलग प्रांत थे। उन प्रांत का जो शासक हुआ करता था उसे कुमार कहा जाता था या आर्य पुत्र कहा जाता था। इस प्रांतों के अंतर्गत मुख्यतः प्रांत जो थे वो है उत्तरापथ जो तक्षशिला में है, अवंती राष्ट्र जो उज्जैनी में है, कलिंग जो कि तोसली में है, दक्षिणापथ जो स्वर्णगिरी के अंतर्गत आता है, मध्य देश जो पाटलिपुत्र है। अगर हम बात करें इसी प्रशासन की तो सबसे जो छोटी इकाई गांव जो थी उसे गोपा के नाम से जाना जाता था। गोपा से बड़ा जिला, जिले से बड़ा विषय, विषय से बड़ा प्रांत हुआ करता था। जो गोपा था उसका जो अध्यक्ष था उसे ग्रामिक भी कहा जाता था और गोपा भी कहा जाता था। जिले का जो मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, उसे स्थानिक कहा जाता है। विषय का जो अध्यक्ष था उसे विषयपति कहा जाता है और प्रांत का जो था वो कुमार कहा जाता है। अब बात करते हैं समाहर्ता की। समाहर्ता जो था उसके जो कार्य थे वो था राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था।
आय व्यय का ब्यौरा रखने का कार्य किया जाता था और वार्षिक जो बजट है वो भी समाहर्ता के द्वारा तैयार किया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं नगरीय शासन की। नगरीय शासन में 6 समितियां हुआ करती थी, जिसमें 30 सदस्य हुआ करते थे। इसमें 6 समितियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। पहली समिति है उद्योग शिल्प का नियंत्रण, उद्योग व शिल्प का नियंत्रण करने वाली समिति। दूसरा है विदेशियों की देखरेख करने की समिति। तीसरी समिति है जन्म व मरण का लेखा जोखा रखने की समिति। चौथे नंबर पे आती है व्यापार की समिति। 5वें नंबर पे आती है निर्यात वस्तुओं का विक्रय करने की समिति। और 6वीं जो समिति है वो है विक्रय मूल्य का 1/10 वस्तु पर कर लगाने की समिति, ये कर प्राप्त करती थी। इस प्रकार जो है नगर के अंदर 6 समितियां थी। समितियों के बाद, नगरीय समितियों के बाद, नगरीय शासन के बाद हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत 5 विभाग थी। उन 5 विभागों की बात करें तो पैदल सैनिक हुआ करते थे, अश्व सैनिक हुआ करते थे, हाथी सैनिक हुआ करते थे, रथ के द्वारा जो सैन्य हैं वो हुआ करते थे, और नौसेना हुआ करती थी। नौसेना मतलब नौका द्वारा जो कार्य किया जाता था वो सेना में शामिल किया जाता था। इसमें देखते हैं कि पैदल सैनिकों की जो संख्या लगभग उस समय मानी जाती थी वो थी 6 लाख। अश्व सैनिकों में 50,000 सैनिक हुआ करते थे। हाथी सैनिकों की संख्या जो थी वो 9,000 थी। रथों की संख्या 800 थी और नौसैनिक भी उसके अंतर्गत शामिल हुआ करते थे। अब बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च अधिकारी जो हुआ करता था वो राजा ही हुआ करता था। राजा जो न्याय करता था वो सर्वमान्य हुआ करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे जो छोटी इकाई थी न्याय व्यवस्था में वो ग्राम थी। ग्राम से बड़ी जो व्यवस्था हुआ करती थी वो संग्रहण के अंतर्गत शामिल किया करती थी। फिर द्रोणामुख हुआ करती थी, स्थानीय हुआ करती थी, जनपद, और जनपद से बड़ा फिर बाद में केंद्रीय न्यायालय जो कि पाटलिपुत्र में पाया जाता था। इन सब के ऊपर जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो राजा ही हुआ करता था। अब इनमें सब में व्यवस्थाएं जो थी वो 2 प्रकार के न्यायालय पाए जाते थे। एक जो न्यायालय था वो धर्म स्थायी न्यायालय जो था वो पाया जाता था। दूसरा जो था वो है कंटक शोधन जो न्यायालय था वो था। धर्म स्थायी जो न्यायालय था जिसमें 3 तो धार्मिक लोग जो थे वो रहते थे और 3 अमात्य उसमें रहते थे। ये दीवानी अदालत के रूप में, जैसे कि वर्तमान में दीवानी अदालत हुआ करती है, उस रूप में कार्य करता है, जिसमें चोरी की समस्याएं, अगर किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल किया करते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कंटक शोधन न्यायालय। ये कंटक शोधन न्यायालय जो थे उसमें 3 तो प्रतिष्ठ हुआ करते थे और 3 अमात्य हुआ करते थे। इसमें फौजदारी समस्या जो थी वो इसमें शामिल किए जाते थे, जैसे कि राज्य व व्यक्तियों के मध्य जो वाद विवाद हुआ करते थे वो इसके अंदर शामिल किया करते थे। अब बात करते हैं चाणक्य के अनुसार जो है कानून के 4 अंग माने गए हैं। एक तो धर्म, एक व्यवहार, एक चरित्र और एक शासन। ये 4 अंग हैं चाणक्य के अनुसार एक कानून के। आगे बढ़ते हैं हम और अपना अगला टॉपिक लेते हैं मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज कैसा था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो मौर्यकालीन समाज के अंतर्गत अगर कौटिल्य के अनुसार देखा जाए तो कौटिल्य में अर्थशास्त्र में वर्णन किया है कि 4 वर्ण पाए जाते थे। फिर बात करते हैं मेगस्थनीज की, जिसकी पुस्तक इंडिका है, उसमें 7 वर्ण हैं उनका वर्णन किया गया है, जिसमें मुख्यतः दार्शनिक हुआ करते थे, किसान, पशुपालक और शिकारी इसी के अंतर्गत शामिल हैं। नंबर 4 पे आता है कारीगर, जिसे शिल्पकार भी कहा जा सकता है। नंबर 5 पे सैनिक, नंबर 6 निरीक्षक और नंबर 7 जो है वो सभासद हुआ करते थे, जो शासक वर्ग के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार 7 वर्गों के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। मौर्यकालीन समाज के अंदर स्त्रियों की जो स्थिति थी वो उन्नत नहीं थी, लेकिन उस समय के अनुसार उनकी जो दशाएं थी वो सही प्रकार से मानी जाती है। पुनर्विवाह की अनुमति उस समय थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज मौर्यकालीन जो साम्राज्य है उसके बारे में बात की। इस मौर्य काल के बाद हम बात करेंगे शुंग वंश की, और शुंग वंश के बाद हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, धन्यवाद।